हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 10th का लेक्चर लेकर के आए हैं और ये जो लेक्चर है रेसिस्टिविटी, इसके पहले दो लेक्चर रेसिस्टेंस पे ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, एक रेसिस्टेंस और अगला लेक्चर फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट रेसिस्टिविटी देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप पिछला दो वीडियो जरूर देख लें। जो देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जो डायरेक्ट रेसिस्टिविटी देख रहे हैं वो पिछला दो लेक्चर देख सकते हैं और क्लियर होने के लिए, क्योंकि रेसिस्टिविटी पूरी तरह एसोसिएटेड है रेसिस्टेंस से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में कंसेप्ट। क्लास 10th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है रेसिस्टिविटी, और यहां पर सभी न्यूमेरिकल्स रहता है। तो इस बात को ढंग से समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, पिछले वीडियो में ये बात देख लिए थे हम लोग, पिछले वीडियो में फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स बताए थे। तो उसमें क्या बताए थे कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये पिछले वीडियो में ये बात हो चुकी थी, लेकिन यहां पर रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर से उसके बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेसिस्टेंस कम। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर किसी तार का मोटाई ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और पतला तार है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किए थे, वही बात है यहां पर। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बात देखे थे। ये 1, ये इक्वेशन 2, कंबाइनिंग रिलेशंस 1 एंड 2। 1 और 2 को हम क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो दोनों को मिला करके हम एक साथ कह सकते हैं रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसमें दोनों बात आ गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को कंबाइन कर दिए, दोनों को कंबाइन कर दिए तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसमें दोनों बात आ गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट यहां पर क्या है, रो है। अब बाकी L बाई A है तो L बाई A लिख दिए। ये रो क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, यही रो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। और ये डिपेंड करता है क्या पे, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे। कॉपर का तार है या एल्युमिनियम का तार है या टंगस्टन वायर है, सबका रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। आगे अभी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ये पूरा टेबल यहां पर तैयार किए जिसमें रेसिस्टिविटी हर मटेरियल का लिखा गया है। सारे मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या है, अलग अलग। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और एक और चीज पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ये चर्चा किए थे रेसिस्टेंस में कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है रेसिस्टेंस, टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो L और A ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है, सेम। तो क्या में चेंजिंग आता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रो चेंज कर जाता है। रो का वैल्यू टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो अगर मेटालिक कंडक्टर है तो रो क्या होता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो उसी मटेरियल का रो घट जाता है। यानी सेम मटेरियल, अगर कॉपर का ही रेसिस्टिविटी देखेंगे तो हर टेम्परेचर पे एक जैसा होगा, नहीं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रो क्या पे डिपेंड करता है, अगर पूछा जाए रेसिस्टिविटी क्या पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस हम नहीं पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या पे डिपेंड करता है, ये रो क्या पे डिपेंड करता है, ये रेसिस्टिविटी क्या पे डिपेंड करता है। तो जवाब क्या देंगे, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या है। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब रो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, रो, इसको रो पढ़ते हैं, ये क्या बता रहा है, रो रेसिस्टिविटी, यही रेसिस्टिविटी है। रो बराबर क्या लिखेंगे, रो बराबर A यहां पर क्या में, भाग में, A वहां पर गुना में जाएगा तो R पहले से A उधर गुना में चला गया, और L गुना में है तो L इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो L क्या में आ गया, भाग में आ गया। तो रो बराबर RA बाई L। अगर किसी न्यूमेरिकल में रेसिस्टिविटी निकालना है तो रेसिस्टिविटी निकालना है तो क्या होगा, RA बाई L।
रेसिस्टेंस रखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया रखेंगे, लेंथ रखेंगे, क्या निकल जाएगा? रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, रो बराबर आर ए बाई एल, और नहीं तो अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो आर का फॉर्मूला तो याद रखना ही है, आर बराबर रो एल बाई ए लिख देंगे तो यहीं पर से क्लियर हो गया कि रो बराबर आर, और ए यहां पर भाग में, ए वहां पर गुना में जाएगा, और एल गुना में, एल इधर क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो रो बराबर आर ए बाई एल। अच्छा, अब इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखना है। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में डेफिनेशन पूछ दिया जाता है, पूछ दिया जाएगा डिफाइन रेसिस्टिविटी, तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में? देखिए यहां पर क्या है, इफ ए बराबर 1, अगर मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 है, यूनिट है। 1 को क्या बोलते हैं? यूनिट। इफ ए बराबर 1, इफ ए बराबर 1 एंड एल बराबर 1, और उस वायर का लेंथ भी यूनिट है, एरिया भी यूनिट, लेंथ भी यूनिट, एरिया भी 1, लेंथ भी 1, क्या कर रहे हैं देख लीजिए। इफ ए बराबर 1, इफ ए बराबर 1 एंड एल बराबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए से हम कह सकते हैं रो बराबर क्या हो जाएगा? इक्वेशन ए में अगर देखा जाए तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर आर, उस वायर का एरिया भी यूनिट है, लेंथ भी यूनिट है, तो ऐसे में आर को 1 से गुना करेंगे और 1 से भाग देंगे तो आर इंटू 1 आर होगा, और आर बटा 1 आर ही ना होगा, तो रो बराबर क्या हो गया? आर। ये रो बराबर क्या आ गया? रो बराबर आर कब आया? कब आया? जब हम ए 5 लिए, नहीं, ए क्या लिए? 1, एल हम 3 लिए, नहीं, एल भी क्या लिए? 1। जब ए भी 1 और एल भी 1, तब ना रो किसके बराबर आया? आर के बराबर आया। तो बस इसी के सहारे हम इसको डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन क्या है रेसिस्टिविटी का? रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, इस बात को ढंग से समझेंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज resistance of the conductor. Resistivity of a conductor is defined as resistance of the conductor. Resistivity of a conductor is defined as the resistance of the conductor. अब ये रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर कब आया? यहां पर कंडीशन क्या है? लेंथ यूनिट होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए? यूनिट। तब ना ए भी 1 एल भी 1, तब ना रो बराबर क्या आया? आर। तो रो बराबर आर कब आया? इसी चीज को देख करके डिफाइन कर रहे हैं। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रो आर के बराबर कब आया? रो आर के बराबर कब आया? जब उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है और लेंथ भी यूनिट है। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रहेगा डेफिनेशन? कैसे लिखे डेफिनेशन वो क्लियर हो गया होगा। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखना है, डिफाइन कीजिए रेसिस्टिविटी को। तो रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? एक बार फिर से, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर is defined as resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर आ जाता है न्यूमेरिकली कब? ऐसा वायर लेंगे जिसका लेंथ यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो? यूनिट हो। तो ये डेफिनेशन हो गया किसका? रेसिस्टिविटी का। अच्छा, अब ऐसा यूनिट लिखना चाह रहे हैं, रेसिस्टिविटी का क्या लिखना चाह रहे हैं? ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, अच्छा रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट लिखना है ना, किसका लिखना है? रेसिस्टिविटी का। तो ये LHS बराबर है RHS की, तो जो राइट हैंड साइड का जो यूनिट होगा वही इसका हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है? बराबर है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा, रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, रेसिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा? ओम मीटर। वही बात है यहाँ ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? वही बात लिखे हुए हैं, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आया? ओम मीटर आया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
कभी कभी न्यूमेरिकल जो है ना आपको कंफ्यूज कर सकता है, पूछ देगा सवाल में कैलकुलेट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब स्टूडेंट गलती क्या कर देता है, वो समझता है अच्छा रेसिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, रेसिस्टिविटी को कहते हैं। रेसिस्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम मीटर। अब ये भी आया ना, रेसिस्टिविटी का क्या आया, ओम मीटर, ये हो गया ओम मीटर, सिंबॉलिक इस तरीके से रिप्रेजेंट किए, ऐसा यूनिट क्लियर हो गया। अच्छा अब एक क्या है ना, एक आइडिया देते हैं, एक लॉजिक देते हैं। अभी ये हम बताए, अभी शुरुआत में चर्चा किए रेसिस्टिविटी क्या पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एक तो मटेरियल के, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, वुड है कि नहीं। तो रेसिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो हम डिफरेंट मटेरियल्स को लेते हैं, एक टेबल यहां पर दिए हुए, इससे एक बेसिक आइडिया दिमाग में डेवलप हो जाता है, एक क्या है ठीक ठाक पता चलने लगता है कि सर रेसिस्टिविटी लगभग कितना होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके आइडिया को प्रोवाइड करने के लिए एक इस टेबल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस का हम रेसिस्टिविटी देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, देखिए ये मेंशन किया हुआ है, ये जो हम टेबल यहां पर दिए हैं, ये टेबल जो दिया गया है यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, नेम ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, और उसके बाद उसका क्या दिया गया है, रेसिस्टिविटी। लेकिन ये क्लियर कर दिए हैं कि वो रेसिस्टिविटी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है, वो रेसिस्टिविटी यहां पर जो हम देख रहे हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। अभी ये बात बताए थे, यही अगर टेम्परेचर 20 की जगह पे 30 ले लेंगे तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी यहां पर जो दिख रहा है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा है, 20 पे दिख रहा है। वही 30 डिग्री सेल्सियस रहता तो वही सिल्वर का रेसिस्टिविटी में ये डेटा नहीं रहता, कुछ और होता। तो कभी कभी आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने पे कभी कभी स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि सर हम इस बुक में कुछ और रेसिस्टिविटी देखे सिल्वर का, दूसरे बुक में कुछ और देखे। तो एक चीज ध्यान से देख लीजिए कितना डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है। हो सकता है किसी पहला बुक में देख रहे हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8, और रेसिस्टिविटी सब क्या में रहेगा, यहां पर ऊपर ही लिख दिए कि जितना भी रेसिस्टिविटी है ये सब रेसिस्टिविटी क्या में, इन ओम मीटर, ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर +8, नहीं -8, 10 का पावर -8 यानी कितना कम है, देख लीजिए। इसका मतलब समझते हैं ना, नोट कर लिए होंगे इस चीज को, पूरे चीज को ये नोट कर लेंगे यहां पर तरीके से, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे ताकि अगर मिटाएंगे कहीं पर भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पर हम बात बता रहे हैं कि ये कितना दिया हुआ है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 मतलब ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर पावर माइनस है तो नीचे जाएगा तो पावर प्लस, यानी 1.6 को भाग दे रहे हैं कितना से, 10 करोड़ से, ठीक है। कितना डिजिट खिसक करके पॉइंट लगेगा, भाग दिए 10 का पावर 8 से तो 8 डिजिट खिसक करके पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहा है। 1.6 को 10 टू द पावर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कितना डिजिट खिसक गया, देखिए यहां पर से पॉइंट खिसक गया कहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट खिसक करके पॉइंट लग रहा है। तो ये जो है ये रेसिस्टिविटी है किसका, ये रेसिस्टिविटी है किसका, सिल्वर का। तो 10 का पावर -8 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है कि नहीं। कितना आया रेसिस्टिविटी, 0.000000016। अब कितना बार पॉइंट पर जीरो है, अब 0.01 वो तो खुद कम रहता है, 0.0001 वो और कम गया, और ये तो है 0.000000016, तो काफी कम है। रेसिस्टिविटी जो 10 टू द पावर -8 के रेंज में है वो सब ज्यादा रेसिस्टिविटी है या कम रेसिस्टिविटी है, कम, बहुत कम रेसिस्टिविटी है, ठीक है। लेकिन हाँ है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी हो गया ये।
अच्छा, कॉपर का रेसिस्टिविटी कुछ ज्यादा होता है, 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8। अल्युमिनियम का और ज्यादा 2.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8, लेकिन फिर भी ये सब 10 टू द पावर -8 में, दैट मींस क्या है, कम। टंगस्टन का क्या है, 5.20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8, निकल का 6.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8, आयरन का 10 into 10 टू द पावर -8। ये सब 10 टू द पावर -8 के रेंज में, ठीक है। ये सब क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, आयरन है, सब क्या है, मेटल। सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, टंगस्टन मेटल है, निकल मेटल है, आयरन मेटल है। क्या ये अलॉय है, क्या ये इंसुलेटर है, नहीं, क्या है, मेटल है। तो मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी दिख रहा है वो सब कौन से रेंज में, 10 टू द पावर -8, जो कि बहुत ही क्या है, कम है। उसके बाद आ जाइए मैंगनीज, ये क्या है, अलॉय। अलॉय किसको कहते हैं, एलिमेंट्स को अगर कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, एलिमेंट्स को अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, अलॉय। तो मैंगनीज अलॉय है। अच्छा, ये भी बता देते हैं ये अलॉय क्या से बना हुआ है। मैंगनीज में 84% कॉपर होता है, 12% मैंगनीज होता है और 4% निकेल होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज को 84% कॉपर, 12% मैंगनीज, 4% निकेल को मिला देंगे तो जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, मैंगनीज। तो मैंगनीज क्या है, अलॉय है। इसका रेसिस्टिविटी क्या है, 44 into 10 टू द पावर -6। अच्छा, ये इससे क्या है, इन सारी चीजों के कंपैरिजन में ये ज्यादा है, क्योंकि ये भाग हो रहा था कितना से, जो 10 टू द पावर -8 है वो डिवाइड हो रहा था कितना से, 10 टू द पावर -8 है, दैट मींस नीचे जाएगा तो 10 टू द पावर +8, यानी वो चीज 10 करोड़ से भाग हो रहा है। और ये वाला चीज 44 गुना 10 का पावर -6, तो ऊपर पावर माइनस है, नीचे जाएगा तो वो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी वो चीज भाग हो रहा है 10 का पावर 6 का मतलब हो गया 10 लाख। तो कहां वो चीज हो रहा था भाग, क्या से, 10 करोड़ से, और ये भाग हो रहा है 10 लाख से। तो जो ज्यादा से भाग होता है वो कम आता है, और जो कम से भाग हो रहा है वो उससे ज्यादा है। यानी ये कितना आएगा, कितना पॉइंट खिसकना पड़ेगा, 6, तो 0.1 2 3 4 5 6 ये आया, तो 0.000044। और ये क्या था, 0.00000016, यानी ये कम है और ये उससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जो 10 टू द पावर -6 के रेंज में, वो उसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। हालांकि ऐसे तो वैल्यू ये भी कम है, लेकिन मेटल्स के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो एक बात दिमाग में गया कि अलॉय का रेसिस्टिविटी मेटल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। नाइक्रोम भी अलॉय है, नाइक्रोम वायर काफी यूज होता है। नाइक्रोम वायर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिफरेंट हीटिंग एलिमेंट्स में, ठीक है। जैसे हम लोग गीजर वगैरह हो गया, पानी गर्म करने के लिए ये सब यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हो गया, उसमें नाइक्रोम कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइक्रोम के बारे में भी जानते हैं, नाइक्रोम अलॉय है। इसमें क्या क्या होता है नाइक्रोम में, 60% निकल, 26% आयरन, 12% क्रोमियम, 2% मैंगनीज। तो ये नाइक्रोम एक अलॉय है जो जिसमें निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज होता है। इसका रेसिस्टिविटी है 100 into 10 टू द पावर -6, 100 into 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये नाइक्रोम का हो गया रेसिस्टिविटी। तो एक बात तो हम लोग चेक कर ली कि मेटल से ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होता है, अलॉय का। अच्छा, वुड हो गया, वुड का कितना है, 10 टू द पावर, ये माइनस नहीं है, 10 टू द पावर प्लस, 10 टू द पावर +8 से 10 टू द पावर +11, किसका, वुड का। अभी तक देख रहे थे अलॉयज वगैरह का क्या था, 10 टू द पावर माइनस में था, और ये 10 टू द पावर माइनस नहीं है, प्लस में। अब सोचने वाली बात है, वुड का रेसिस्टिविटी कितना है, 10 टू द पावर 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गया कितना, 10 करोड़। 10 करोड़ है, ये -8 नहीं है, 10 टू द पावर +8। तो वुड का रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर +8 से 10 टू द पावर +11। डिफरेंट वुड्स का अलग अलग होता है। ग्लास का होता है 10 टू द पावर +10 से 10 टू द पावर +14। पेपर का होता है 10 टू द पावर +12, पेपर, ठीक है, पेपर का होता है 10 टू द पावर +12। ये रेसिस्टिविटी इतना हाई है, किसका, इंसुलेटर का। यही वजह है, एक रीजन बताते हैं। एक्चुअली R बराबर क्या होता है, अभी ये देखिए, R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है ρL/A। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग वुड का निकालते हैं रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टिविटी ही लिखा जाएगा 10 टू द पावर 8 L/A। अब लेंथ कुछ भी रखते हैं, एरिया रखते हैं, लेकिन ये रेसिस्टिविटी ही इतना हाई है, ये बहुत हाई है ना, ये काफी हाई है, वेरी हाई। हम इसे वेरी हाई कह सकते हैं,
इतना ज्यादा है कि रेसिस्टेंस वेरी हाई आ जाता है। रेसिस्टेंस कम आया या ज्यादा आया? जहां पे रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेसिस्टेंस बहुत ही क्या आया? ज्यादा। ठीक है, इतना ज्यादा है कि करंट, ओम्स लॉ पढ़े, ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े? V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर क्या होता है? V और R गुना में, R क्या में आएगा? भाग में। अब जहां पे रेसिस्टेंस ही इतना ज्यादा है, वेरी लार्ज, अगर हम वोल्टेज को भाग दे देते हैं वेरी लार्ज से, बहुत ज्यादा से, अब सोचने वाली बात है, जहां पे 10 का पावर 8 वगैरह से अगर हम भाग देते हैं तो ये करंट बहुत ही क्या आएगा? अगर कोई चीज को भाग बहुत ज्यादा से देंगे तो करंट वेरी वेरी स्मॉल, करंट जो आएगा वो करंट क्या आएगा? वेरी वेरी स्मॉल, इतना कम कि नेग्लिजिबल आता है। ये नेग्लिजिबल हो गया, दैट मींस नेग्लिजिबल हो गया, दैट मींस हम जीरो कह सकते हैं। करंट इतना कम आया, इतना कम आया कि वो ऑलमोस्ट क्या? जीरो, मतलब करंट आया ही नहीं। इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं आया? क्योंकि इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत ही क्या है? ज्यादा है, इसलिए करंट उससे क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम आएगा, और रेसिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है। रेसिस्टिविटी देख रहे हैं, यहां पर रेसिस्टिविटी 2, 5, 10, 20 नहीं है, यहां पर रेसिस्टिविटी 10-10 करोड़, 100 करोड़ है। 10 का पावर 8 से 10 का पावर 11, ग्लास का 10 का पावर 10 से 10 का पावर 14, पेपर का 10 का पावर 12, तो वेरी हाई रेसिस्टिविटी, देन रेसिस्टेंस वेरी हाई, देन करंट नेग्लिजिबल। क्या से? इंसुलेटर से। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक ट्रेंड हम लोग देख लिए। सबसे पहले फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, टेबल से एक बात तो क्लियर हो गया, रेसिस्टिविटी मेटल का सबसे कम होता है, उससे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होता है? अलॉयज का, और उससे भी ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होता है? इंसुलेटर का। याद रहेगा, सबसे कम रेसिस्टिविटी मेटल्स का, उससे ज्यादा रेसिस्टिविटी अलॉयज का, उससे भी ज्यादा इंसुलेटर का। अच्छा, यहां पर से एक सवाल पूछते हैं, बेस्ट कंडक्टर कौन सा दिख रहा है इस टेबल से? जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम रहेगा, सोचने वाली बात है कि अगर रेसिस्टिविटी किसी चीज का कम रहेगा तो रेसिस्टेंस कम रहेगा, रेसिस्टेंस कम रहेगा, रेसिस्टेंस अगर स्मॉल रहेगा, रेसिस्टेंस जिसमें स्मॉल रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट रेसिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्मॉल तो करंट हाई, उससे करंट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो सबसे बेस्ट करंट किससे आएगा? सबसे बढ़िया करंट किससे आएगा? सिल्वर से आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी बहुत सबसे कम दिख रहा है हमको। मेटल्स में भी अगर देख रहे हैं तो रेसिस्टिविटी सबसे कम किसका होता है? सिल्वर का होता है। तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी कम है तो रेसिस्टेंस कम है, जितना कम रेसिस्टेंस उतना बढ़िया कंडक्टेंस, मतलब उतना बढ़िया कंडक्टर है। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज तो समझ गए हम लोग। उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, रेसिस्टेंस के बारे में बताए थे ना, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। ज्यादा बड़ा तार हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा आएगा, पतला तार है तो रेसिस्टेंस ज्यादा आएगा, मोटा तार है रेसिस्टेंस कम आएगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो है, कॉपर ही वायर अगर हम लेते हैं, छोटा कॉपर वायर लेंगे तो रेसिस्टेंस कम आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी को तो बस मतलब है क्या से? मटेरियल और टेम्परेचर से। रेसिस्टिविटी को लेंथ और एरिया से मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब, ध्यान से इस बात को सुन ले, अगर कॉपर वायर 2 मीटर है और कॉपर वायर 20 मीटर है तो किसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देख रहे हैं, कॉपर को ही देख रहे हैं, तो चाहे वो 2 मीटर का कॉपर रहे या 10 मीटर का कॉपर रहे, है तो कॉपर ना, और कॉपर का जो रेसिस्टिविटी है वो तो वही होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। छोटा तार ले, बड़ा तार ले, कॉपर है तो रेसिस्टिविटी वही होगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है। अच्छा, पतला तार है कॉपर का और एक मोटा तार है कॉपर का, मतलब एरिया अलग अलग है, किसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है? तो पतला मोटा से मतलब ही नहीं है तो कॉपर ना, तो रेसिस्टिविटी वही होगा, कॉपर का जो रेसिस्टिविटी है वो तो वही होगा। यानी रेसिस्टिविटी को लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं है, रेसिस्टिविटी को बस मतलब है क्या से? मटेरियल से, और उस मटेरियल के टेम्परेचर से। हाँ, उसी कॉपर का टेम्परेचर 20 है तब जो रेसिस्टिविटी है, और वही कॉपर 40 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है तब रेसिस्टिविटी में क्या आएगा? फर्क आएगा। लेंथ एरिया से मतलब नहीं, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। रेसिस्टेंस क्या? लेंथ सेम है, लेंथ अगर डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है तो रेसिस्टेंस सेम होगा? नहीं, रेसिस्टेंस तो अलग अलग होगा, लेंथ अलग अलग, एरिया अलग अलग,
ठीक है, तो रेसिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी सेम होता है। तो याद रखेंगे रेसिस्टिविटी को फर्क नहीं पड़ता है क्या से, लेंथ से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। रेसिस्टेंस को तो फर्क पड़ता है किससे, लेंथ से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फर्क पड़ता है किसको, रेसिस्टेंस को, लेकिन रेसिस्टिविटी सेम रहता है। रेसिस्टिविटी को लेंथ एरिया से मतलब नहीं है, उसको मतलब है क्या से, मटेरियल से, वही बात है। However, resistivity of a substance does not depend upon its length, shape and area of cross section. शेप कैसा है, ठीक है, लेंथ कैसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है रेसिस्टिविटी को। रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल वही है तो रेसिस्टिविटी सेम होगा, चाहे वो जो भी लेंथ हो, जो भी एरिया हो, जो भी शेप। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, थैंक यू।